कोविड के दौर के आसपास की बात है, आपके कुछ पुराने सहयोगी थे, एक ऑडियो जो कथित तौर पे बड़ा वायरल हुआ और उस ऑडियो में था वहाँ चुनाव लड़ेंगे, ये करना वो करना, उस टाइप की बहुत सारी बातें थी। और अभी आपने कहा कि 2-3 सप्ताह से ये चीज़ें प्लानिंग हुई, लोगों ने कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उस दौर में एक जो कथित ऑडियो थी वो बड़ा वायरल हुआ। वो मामला इन दोनों से कनेक्ट है या वो कुछ और था? भाई पहला ऐसा कोई आप विधानसभा का चुनाव देखोगे और पहला ऐसा कोई विधायक देखोगे जिसका सब कुछ तय या जनता करेगी, हम नहीं कराएंगे। हाल फिलहाल यहाँ से विधायक है वो हैं श्रीमान जगबीर मलिक जी, अपने ताऊ जी, जिनकी उम्र होली 73 साल, 74वें साल में है। उनकी आर्थिक स्थिति जो वो भी ठीक नहीं है, बीमार है, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, बोल तो सकते ही नहीं, ये उनकी स्थिति है। लेकिन जब भी चुनाव आता, चुनाव के टाइम पे उस इंसान को उठा लाते हैं, आओ ताऊ जी चुनाव लड़ना आपको। वे जो डॉक्टर साहब उसके पास कोई कॉल कर दे, भाई न्यू काम कराना है, कौन से काम तो बोल रहे हो जी, फलाने काम तो बोल रहे हैं। अच्छा पिताजी तो पूछूंगा वोट किसकी दी यारो, पहले बेरा पाड़ूंगा, बेरा पाड़ के फिर बताऊंगा काम की। पहलवान ने फ़ोन कराया, बोले हम आपके 20 साल तक पक्के वो हाँ, और न्यू काम है, और अपने पिताजी तो पूछ लिया किसकी वोट गिरा रहा। बोले वो बताने की जरूरत ना हो, बेरा मैं आप पाड़ लूँगा। पहले उन्हें गाँव में बेरा पाड़ा, वोट किसकी दे हैं किसकी ना, फिर जो गाँव में 4 आदमी उन तक पूछेगा थारी गल्या बनाती का काम करूँ ना इन नाटू। ये विधायक साहब के हालात हैं। अगर इज्जत और नाम किसी ने कमा रखा हो तो भाई साहब आप जैसा कमा रखा हो। ये शब्द मेरे नहीं थे, उस बहन के थे। लेकिन अरस ये जो हम बातें करें ना, ये बातें बड़ी अच्छी हैं। इसके अलावा इन सब से अलग एक चीज़ है, आजकल की जो राजनीति वो बड़ी महंगी हो गई है। इन आर्थिक संसाधनों को कैसे जुटा पाओगे? देखो आर्थिक संसाधनों की अगर हम बात करते हैं ना, तो हम टिकट खरीदा, हमारा रुपया बच गया, तो ये 5-10 करोड़ रुपये तो ये बचेगी। लोगों के बीच में रहेंगे 5 साल के लिए, हम किसी ने अगर नौकर बना दिए तो नौकर बन के दिखाऊंगे, उनके बीच में रह के काम कराएंगे, उनके बीच में रह के बिना पर्दे के आमने सामने बैठ कर बातें सुनेंगे, भाई तेरी क्या समस्या है। हल्के ने आपका साथ दिया, ये मान लेते हैं आप चंडीगढ़ चले गए, वहाँ जाके आप सत्ता के साथ बैठोगे, बीजेपी के साथ बैठोगे, कांग्रेस के साथ बैठोगे, इंडिपेंडेंट जो आवाज़ आप अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चर्चित हो, इसी तरीके से अपना इंडिपेंडेंट जो है वो आवाज़ उठाओगे। देखो मोहित भाई, ये एक बंद पिटारे की चीजें होती है, ना आप बता सकते ना हम बता सकते। बीजेपी की बनती उनके साथ जाओगे नहीं जाओगे, या कांग्रेस की बनती उनके साथ जाओगे नहीं जाओगे, विपक्ष में रहोगे, क्या करो? मैं बड़ी चीज ये बताता हूँ, हमने अपने हल्के का विकास करना, विकास के लिए हमने आवाज उठानी है। यो हारता कोई नहीं मलिक साहब है, मैं क्यों नहीं हारता था, इसका कारण क्या? बोला बेरा हमने भी कोई नहीं हाराना, हम बीचा वहाँ पर, बोला लास्ट में कुल मिला के वो बने जा है कि समत का देनी है। चुनौती कौन होगा इसमें? मतलब बीजेपी चुनौती है, कांग्रेस चुनौती है, या कोई और इंडिपेंडेंट है वो चुनौती मान रहे हो? किसको चुनौती मान रहे हो? जो सीएम साहब की भाजपा की उनकी टिकट फाइनल हो जाए फिर बताऊं भाई, हमारे अड्डे तो पर्चा भरया था, वो जाकर लड़ना ना चाहती। नमस्कार, इस वक्त सोनीपत में हम बैठे हैं, अरस शिकारा मेरे साथ है। सोशल मीडिया पर चर्चित से रहा है, समाज की जब भी कहीं मदद करने की बात आती है तो वो सामने खड़ा जो है वो लोगों को दिखाई देता है। और अरस शिकारा के बारे में अगर बात करें तो जन्म इनका लडरावण गांव का है और विधानसभा इनकी बहादुरगढ़ है, रहते सोनीपत में है, तो उस हिसाब से विधानसभा इनकी सोनीपत है। लेकिन चुनाव लड़ने का ऐलान जो इन्होंने किया वो गोहाना से किया है। तो अरस शुरुआत यहाँ से करते हैं, गोहाना से ही क्यों बहादुरगढ़ छोड़ी, सोनीपत छोड़ी, उसके बाद आप गोहाना पहुँचे क्यों? सबसे पहले तो जितने दर्शक साथी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सभी को हाथ जोड़कर अरस शिकारा की तरफ से राम राम। आपने बात की कि बहादुरगढ़ छोड़कर, बहादुरगढ़ छोड़े हुए पहले तो 16 साल हो चुके हैं। मैं 16 साल से ही सोनीपत रहता हूं, और सोनीपत छोड़कर आप गोहाना बोल रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, सोनीपत का जो पहला ही गाँव टच का है वो गोहाना की विधानसभा में आता है, यानी कि सोनीपत से ही गोहाना विधानसभा शुरू हो जाती है। सोनीपत एक शहरी सीट है, और जो हमारे जितनी भी रिश्तेदार या जितने यारे प्यारे, जितने मित्र बंधु, हम देहात से, गांव से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जो ग्रामीण लोग हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण और ग्रामीण एरिया वो गोहाना के अंदर आता है। और गोहाना की जो विधानसभा, सबसे मेन जो बात है, गोहाना की विधानसभा से हमने जो आपस में बात की, डिस्कस की, अपने बड़े बुजुर्गों से राय ली, वहाँ से ना तो कोई समाज सेवी चुनाव लड़ रहा, ना कोई किसान नेता चुनाव लड़ रहा। हम एक ऐसी ही सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे ताकि किसी इंसान की मेहनत बेकार ना जाए, दूसरे इंसान को ये ना लगे अरस शिकारा हमारी जीत का रोड़ा बन गया, इसीलिए गोहाना विधानसभा चुनी। किसी पार्टी से टिकट की कुछ बातचीत चल रही है या इंडिपेंडेंट मैदान में रहना है और आखिर दम तक उसी युग पे रह के लड़ना है? देखो सबसे पहली चीज़ है चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने का फैसला समाज का है। समाज भी ये चाहता कि हमारे को भी पता लग जाए अरस शिकारा पिछले 12 साल से मेहनत कर रहा है, 13वां साल लग रहा है, अरस शिकारा के जोड़ रहा है। क्योंकि राजस्थान की साइड जाते बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं, उत्तर प्रदेश की साइड जाते बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं, हमारे घर में, हमारे गढ़ में हम कैसे हैं वो तो पता लगे। तो इसीलिए चुनाव लड़ना है। मेन चीज़ ये है, अगर आप पार्टी के ऊपर जाते हो, किसी पार्टी से टिकट की,
अभी हमने किसी पार्टी के साथ कोई विचार विमर्श किया नहीं है। मेरा मानना ये जो हमारे बुजुर्ग है, जो बुजुर्गों का फैसला होगा, अगर वो ये बोलेंगे कि नहीं भाई पार्टी से लड़ना है तो पार्टी से लड़ेंगे, अगर ये बोलेंगे ऐसे ही लड़ना है, हम आपके साथ हैं, आपसे आगे हैं, ऐसे लड़ेंगे। अच्छा, ये चुनाव लड़ने का जो फैसला ये कब हुआ? चुनाव लड़ने का जो फैसला है, जो पिछले 2 से 3 हफ्ते हैं कंटिन्यूटी में लगातार मदद के कम फ़ोन, सबसे ज़्यादा जो फ़ोन आते थे वो यही आते थे, हर्ष भाई आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते। मैं पूछता था चुनाव लड़ने से हो क्या जाएगा, क्योंकि हमारा जो बोल है वो सीधा साफ है। इसको देसी भाषा में कहा कड़वा बोल रहा है भाई, सच्ची बात कहनी कड़वा लग गया है। मीठा बोलना आता कौन है, नेता मंत्रियों के पास चले जाओगे वे मीठे बोलेंगे, वो बोल हमारा नहीं है। इस मारे मैं चुनाव से दूर भागता था, भाई नहीं चुनाव हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। दूसरा चुनाव होता है बड़े बड़े नेता मंत्रियों के CM PM के घर पानी भरना, वो हमारे बस का नहीं है। उससे अच्छा हम अपने देहात में अपने बुजुर्गों की सेवा कर लेंगे, वो ठीक रहेगा। फिर उनका कहना ये था चोर ठग डाकू लुटेरे बलात्कारी ये नेता मंत्री MP MLA बन सकते हैं, तो भाई आप क्यों नहीं फाइट करोगे, गंद के अंदर उतरोगे, गंद तो तभी साफ होगा ना। फिर कहीं ना कहीं एक बड़े बुजुर्ग ने एक बात कही थी, जो बात मेरे दिमाग में घर कर गई, बेटा जब तक आपके फ़ोन में ताकत नहीं होगी ना। मैं बोले अंकल जी फ़ोन में ताकत का मतलब नहीं समझा। फ़ोन में ताकत का मतलब ये होता है जब बड़े अधिकारी के पास सब आप कॉल करोगे तो आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपकी बात को इग्नोर किया जाएगा। तब आप किसी सरकार का हिस्सा होगे या किसी पद पे होगे, किसी कुर्सी पे पावर पे होगे, तब आप किसी के पास कॉल करोगे किसी काम के लिए और ये अपनी पहचान बताओगे, मैं फलाना फलाना विधायक बोल रहा हूँ, आपका काम तुरंत किया जाएगा। मुझे पता है आपको आपके काम के लिए फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो समाज जो दुखी हो या आंडा है और इन तपरेन आंडा है, कम से कम इनके काम तो करवा सकोगे। फिर मेरे दिल दिमाग में भी ये आया फ़ोन के अंदर ताकत होना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन के अंदर ताकत जब होगी जब आप ताकतवर होगे। आम जनता का काम आप जब करवा पाओगे जब आपकी कलम में आपके फ़ोन में ताकत होगी। इसीलिए चुनाव लड़ने का फिर फैसला लिया। अच्छा हर्ष, कोविड के दौर के आसपास की बात है, आपके कुछ पुराने सहयोगी थे, एक ऑडियो जो कथित तौर पे बड़ा वायरल हुआ और उस ऑडियो में था वहाँ चुनाव लड़ेंगे, ये करना वो करना, उस टाइप की बहुत सारी बातें थी। और अभी आपने कहा कि 2-3 सप्ताह से ये चीज़ें प्लानिंग हुई, लोगों ने कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उस दौर में एक जो कथित ऑडियो थी वो बड़ा वायरल हुआ। वो मामला इन दोनों से कनेक्ट है या वो कुछ और था? भाई जब आपस में डिस्प्यूट होती है तो इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाती हैं। वो जो आप चीज़ें बता रहे वो 2018 की हैं, यानी कि आज से लगभग 6 साल पहले की। उसके बाद तो हरियाणा का चुनाव भी हो चुका 2019 में, राजस्थान का चुनाव भी हो चुका 2018 में। लोग बोलते थे राजस्थान से हर्ष चुनाव लड़ेगा, फिर बोलते थे हरियाणा से चुनाव लड़ेगा। वे चीज़ें बहुत पीछे जा चुकी हैं। दूसरी बात, वो एक कॉमेडी टाइप में बातें थी। अगर आप और हम मिलते हैं, आप मिलते ही क्या कहते हो, नेताजी क्या हाल है, वो एक कॉमेडी ही तो। मैं कौन सा नेता हूँ भाई? अभी मैं आपको बोलने लग जाऊं कुछ इसी टाइप का शब्द, तो वो आपस में हरियाणवी में कॉमेडी टाइप की थी और वो विधायकी को लेके भी नहीं थी, वो तो सरपंच पार्षदों की बात थी कि भाई यहाँ ऐसे होगा तो वो सरपंच बन जाएगा। और आपको नहीं पता हो तो उस चीज़ पे मुकदमा दर्ज भी हुआ था उनके ऊपर, और वो मुकदमा दर्ज होके वे तारीखें भी लगी हैं और वो केस लगातार चल रहा है। अगर वे ठीक होते तो शायद मुकदमा दर्ज नहीं होता। वे आपसी जलन के कारण, एक नीचा दिखाने के कारण उन्होंने जो भी किया, वे ये चाहते थे कि भाई तरक्की करके नहीं तो बदनामी करके ऊपर आ जाओगे। अच्छा, अरस ने किस बदलाव की उम्मीद लेके जो है इस मैदान में उतरने का फैसला लिया कि अरस क्या बदलाव करेगा अगर सत्ता में आता है या चंडीगढ़ की कुर्सी पे बैठता है तो? मोहित भाई, आप युवा हो, यूथ हो, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, और शायद थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो हम एक दूसरे की भावनाएं समझ सकते हैं। हरियाणा के अंदर, खाली गोवाना के अंदर नहीं, हरियाणा के अंदर आप किसी भी गाँव में किसी भी गली में जाओगे, एक तो सबसे मेन जो कमी है, रोज़गार किसी के पास नहीं है। शिक्षा के लिए बड़ी ठोकर खानी पड़ती है। हमारी बहन बेटियाँ, हमारे भाई अपने गांव से दूर कहीं शहर में जाएंगे, जहां एडमिशन लेने में बड़ी बड़ी रिश्वत लगती है, बड़ी बड़ी सिफारिश लगती है। अगर सिफारिश और रिश्वत नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। यानी कि शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। अगर शिक्षा है तो धन के कारण है, गरीब के लिए शिक्षा भी नहीं है। उसके बाद स्वास्थ्य, हर गाँव में सरकारी हॉस्पिटल होगा, पशुओं के लिए भी अलग से है, इंसानों के लिए भी अलग से है। लेकिन आज तक आप अपने गांव के सरकारी अस्पताल में कितनी बार दवाई लेने गए हो? अगर उसी अस्पताल को बढ़ावा दे दिया जाए तो आपको रोहतक भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। सेम ऐसे ही हर गांव के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की बातें जो होंगी वे धरातल और ज़मीन से जुड़ी हुई बातें हैं। बाकी अनाज तो अपने आप पैदा करके इंसान अपने आप खा लेता है। रोज़गार करेगा, 2 पैसे जेब में होंगे, अपने आप खा लेगा। सबसे मेन मूल जो चीज़ें हैं वो है शिक्षा।
और स्वास्थ्य, अगर आप इन चीज़ों को बढ़ावा दे देते हो, इंसान शिक्षित होगा तो रोज़गार भी अपने आप कर लेगा। ज़रूरी नहीं उसको सरकारी मिले, वो प्राइवेट कोई भी काम करे, काम करने के लायक खड़ा तो हो। मेरा मानना ये शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। हर गांव में नहीं हो सकता तो हर 3 या 4 गांव के अंदर एक ऐसा कॉलेज, ऐसा स्कूल ज़रूर हो जिसके अंदर आप फ्री में, मुफ्त में पढ़ाई पहली क्लास से शुरू करो और MA BA PhD जहाँ तक भी पढ़ो, जो कुछ भी करो, वहाँ तक आपकी शिक्षा फ्री हो। अमीर के बच्चे भी वहाँ पढ़ सके, गरीब के बच्चे भी वहाँ पढ़ सके। सेम ऐसे ही ऐसे हॉस्पिटल होने चाहिए जिनके अंदर फ्री मुफ्त में इलाज हो। जो वहाँ से शिक्षा लेते हैं उसी कॉलेज से, उसी कॉलेज के साथ वो हॉस्पिटल अटैच हो, ताकि 2 साल वहाँ पढ़ के वे फ्री तो शिक्षा दें, वहीं पढ़ कर 2 साल फ्री वो इलाज करें, ताकि उनका जो अपना खुद का वो तजुर्बा भी हो जाए, जो उनकी नौकरी में काम आए, और जो गाँव के जितने भी आदमी उनको फ्री में ट्रीटमेंट भी मिल जाए, शिक्षा भी मिल जाए। लेकिन सत्ता तो आज भी ये दावा कर रही है, एजुकेशन के नाम पे करें तो बच्चों को हम तो टैबलेट दे के सारी चीज़ें जो है डिजिटल पढ़ाई भी करवा रहे हैं, और स्वास्थ्य की बात करें तो बोले हम तो हर गरीब आदमी को 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, किसी आदमी को बीमार नहीं रहने देंगे, और 80 करोड़ लोगों वाला जो भोजन वाला दावा है वो तो जोर शोर से पूरे देश में प्रचार है। बराता सरी सबसे पहली चीज़ें की उठा लो, 80 करोड़ लोग अगर सरकार पर निर्भर, उनको सरकार ही भोजन देती तो इससे बड़ी गरीबी क्या होगी। लोग खुश हो रहे हैं 80 करोड़ों को सरकार भोजन दे रही है, वो ये नहीं सोचते आप लोगों को 80 करोड़ों को विकलांग बना चुकी है सरकार। 80 करोड़ आदमी सरकार के ऊपर निर्भर है। अगर सरकार ने अचानक से भोजन देना बंद कर दिया, फिर उसके बाद वो 80 करोड़ के घर का चूल्हा कहाँ जाएगा। इंसानों को अपने ऊपर बोझ ना बनाकर, उनकी कमजोरी पकड़ के अपनी आदत ना बनाकर उनको अपने पैरों पे खड़ा करो ना। आपको ये भी पता होगा, अभी यहाँ संसद में भी ये मुद्दा उठा है। हिंदुस्तान एक पहला ऐसा देश है जहाँ किताबों के ऊपर, स्टडी के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है, पढ़ाई के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। बड़े बड़े जो यहाँ के अपने उद्योगपति हैं, बड़ी बड़ी जो फर्में हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, उनको लोन तक मुफ्त दे देते हैं, किसानों का कभी कर्जा तक माफ़ नहीं होता। तो ऐसा है, जब शिक्षा के ऊपर ही टैक्स लगाया जा रहा है, किताबों को ही महंगा किया जा रहा है, वो किस लिए, ये बढ़ावा किस चीज़ को दे रहे हैं। ये बड़े बड़े जो धार्मिक स्थल हैं उनको इतना बड़ा बना दिया गया, इतना बड़ा बना दिया गया। अपने हरियाणा का इंसान किस चीज़ के लिए रह गया। महाशिवरात्रि चल रही होगी, एक बार जाके देखो, हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई घर ऐसा नहीं होगा जो कावड़ लेने नहीं गए। वहाँ जाके क्या मांगते वो, ये बोले बाबा नौकरी दिए या छोकरी दिए, 2 ही चीज़ें मांगते हैं ज़्यादातर। अब नॉर्मली बात है, नौकरी मिलेगी तो छोकरी अपने आप मिल जाएगी, यानी कि रोज़गार का होना ज़रूरी है। अब नौकरी कावड़ लाने से मिलती है तो मेरे हिसाब से स्कूल बंद कर देने चाहिए। अब बात आती है, जैसे ही ये शिवरात्रि आ गई, शिवरात्रि ख़त्म होगी, शिवरात्रि ख़त्म होते ही मेला शुरू हो जाएगा गुगा मेडी का। वहाँ पर करोड़ों भक्त जाएंगे, वहाँ भी सेम चीज़ें मांगेंगे। वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होते ही मेला शुरू हो जाता खाटू श्याम का। खाटू श्याम ख़त्म होगा, इतना मात्रा आ जाएगी, यानी कि जो यूथ है, जो युवा है, उनको इतना बहलाया जा रहा है, इतना फुसलाया जा रहा है। वे ऐसी जगह से कनेक्ट कर दिए धार्मिक स्थलों में, आप यहाँ जाओगे तो आपको बढ़ावा मिलेगा, वरना कहीं नहीं मिलेगा। आपको चोट लगती है, चोट के लिए आपको अस्पताल ही जाना पड़ेगा। परमात्मा के सामने हाथ जोड़ने से चोट ठीक थोड़ी होगी। अगर आपको शिक्षा की ज़रूरत है, विद्वान बनना है, शिक्षित बनना है, वो आपको उसके लिए स्कूल कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। मंदिर में जाने से शिक्षा नहीं मिलेगी। भगवान आपका साथ जब देगा जब आप स्वयं के अंदर, आपके अंदर कोई ना कोई हुनर होगा, कुछ करके दिखाओगे। भगवान एक आस्था की जगह है, वहाँ जाके हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर से भगवान को नहीं हारते और ये सोचते हमारे को अच्छा इंसान बनाए। अब कहीं कोई ट्रेन चल रही है पटड़ी के ऊपर, मैं उसके नीचे सिर दे के लेट गया और मैं सोचूँ सब्जी बोड़ाया हनुमान मेरे को आके बचाएगा, वो कैसे बचा लेगा। मृत्यु के लिए तो मैं स्वयं लेटा हुआ हूँ। तो जब तक आप स्वयं अपना कार्य नहीं करोगे, 2 चीज़ें ऐसी होती जिसको कोई नहीं बांटता, एक ज्ञान एक जान, बाकी सारी चीज़ें बट जाएंगी। ज्ञान और जान 2 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आपका पूर्ण अधिकार है। तो मेरा मानना ये है, जब तक आप खुद में शिक्षित नहीं होगे, अच्छे कार्य नहीं करोगे, कोई परमात्मा आपके साथ नहीं होगा। परमात्मा आपका साथ तभी देगा तब आपके अंदर, खुद के अंदर हुनर होगा। अच्छा आरएस भाई, गोहाना में आप लोगों से मिल रहे हो, गोहाना विधानसभा के लोगों से, लोगों के पास जा रहे, लोग क्या समस्या बता रहे हैं कि भाई ये समस्या है, ये समस्या है, और आरएस के दिमाग में वो चीज़ें सुन के फिर क्या आइडिया आता कि इन चीज़ों को कैसे दूर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस कुर्सी तक पहुंचा जाएगा नहीं पहुंचा जाएगा, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, विकल्प, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या लगता है समस्याएँ क्या हैं प्रमुख गोहाना विधानसभा की? देखो, समस्याओं के बारे में किसी ने अभी तक कोई बात नहीं की है, क्योंकि 3 तारीख से कंटिन्यूटी में घूमेंगे। मैंने अभी आपको बताया ज़्यादातर हरियाणा कावड़ लेने गया है,
उसके बाद ही होगा जो कुछ भी होगा। बाकी मैं मिला हूँ तो लगभग आप मान के चलो 500-600 आदमियों से ज़रूर मिल लिया मैं। जिनसे भी मैं मिलता हूँ उनके विचार क्या होते हैं। उनका पहला विचार ये होता है, जो हाल फिलहाल यहाँ से विधायक हैं वो हैं श्रीमान जगबीर मलिक जी, अपने ताऊ जी, जिनकी उम्र होली 73 साल, 74वें साल में है। उनकी आर्थिक स्थिति जो वो भी ठीक नहीं है, बीमार है, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, बोल तो सकते ही नहीं, ये उनकी स्थिति है। लेकिन जब भी चुनाव आता, चुनाव के टाइम पे उस इंसान को उठा लाते हैं, आओ ताऊ जी चुनाव लड़ना आपको। उससे अलग उस इंसान को जैसे ही चुनाव पूरा होता है, मेरे हिसाब से 70% आदमी तो ये भी नहीं जानते हमारे हल्के का विधायक है। पता भी नहीं लगेगा, अगर आप कहीं निकाल दोगे ना मलिक साहब को, कोई देख के ही नहीं बता सकता है विधायक है। काम की बात तो बहुत दूर है। गांव उन्होंने 4 आदमी आज से 1996 में बनाए थे। 96 से भी पहले, 96 का चुनाव उन्होंने जीता था। 96 में पहली बार वो विधायक बने थे, 96 में ही पहली बार वो मंत्री बने थे। 96 से लेकर 2024 आ गया, 28 साल के अंदर जो श्रीमान जगबीर मलिक जी हैं, उन्होंने 4 आदमी जिस गांव में बना रखे थे। उस टाइम की राजनीति जो थी, उस टाइम की राजनीति की साफ सुथरी छवि हो यार थी। जो बड़े बड़े परिवार होया करते, या जो मजबूत आदमी होया थे, या जो गाँव में घूमन वाले थे, जिनकी छवि अच्छी थी, उन आदमियों को उस टाइम पर पकड़ लिया, उनके बलबूते पर चुनाव जीत गए। आज तक सेम प्रोसीजर चलता रहा है। वे आदमी नहीं रहे, उनके बेटे आगे, वे परिवार उसके हैं। 5वें आदमी के घर नहीं जा रहा है। अगर आपने को काम कराना है, मैं हाल की बात बता देता हूँ, उसका लड़का है जो खुद का जगबीर मलिक साहब का, डॉक्टर बोलते हैं उसको, वे जो डॉक्टर साहब उसके पास कोई कॉल कर दे, अगर भाई न्यू काम कराना है, कौन से काम तो बोल रहे हो जी, फलाने काम तो बोल रहे हैं। अच्छा पिताजी तो पूछूँगा वोट किसकी दी यारो, पहले बेरा पाड़ूँगा, बेरा पाड़ेगा फिर बताऊँगा काम की। आपके सामने जीता जागता उदाहरण बैठा, उसी हल्के में काम पड़ता है पहलवान का। पहलवान ने फ़ोन कराया, बोले हम आपके 20 साल तक पक्के वो हाँ, और न्यू काम है, और अपने पिताजी तो पूछ लिया किसकी वोट गिरा रहा। बोले वो बताने की जरूरत ना हो, बेरा मैं आप पाड़ लूँगा। पहले उन्हें गाँव में बेरा पाड़ा, वोट किसकी दे हैं किसकी ना। फिर जो गाँव में 4 आदमी उन तक पूछेगा, थारी गलिया बना है का काम करूँ ना, इन्हें नाटू। ये विधायक साहब के हालात हैं। यानी कि उसको जो विधायक बनाने वाले वही 4 आदमी बनाने वाले थोड़ी है। आप जो गरीब है, मजदूर है, दलित है, वो बेचारा किसके पास काम करवाना जाएगा, उसकी तो औकात नहीं। पहली बात तो 4 आदमी याद हो रहे नहीं पूछे, वे 4 आदमी लोवे नहीं लगने दे। क्यों? वे अपने रिश्तेदार का काम कराओगे कि काम के उन मजदूरा का कराओगे, और वे वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो मलिक साहब तो पहुँचना तो बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है, जब आपके बस की विधायकी नहीं है, आप उसको संभाल नहीं सकते, तो आपने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपकी एज भी हो चुकी है। यूथ नहीं आगे होंगे, युवा नहीं आगे होंगे, वे कुछ ना कुछ तो करके दिखाओगे। ये हालात है। अच्छा एक बात बताओ, लोगों से मिल रहे हो, रोजगार की स्वास्थ्य की आपने बता दिया, ये चीज़ें होनी चाहिए, इस तरीके से होंगे क्या? अरस अगर गोहाना से चुनाव जीत जाकर चंडीगढ़ जाके बैठता है तो इन चीज़ों का बदलाव आ पाएगा? पहली चीज़ तो ये है, चंडीगढ़ हम बैठेंगे ही नहीं, विधानसभा में तो बैठना पड़ेगा। वो देखो वो एक ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। ये जो और चंडीगढ़ बैठते हैं, चंडीगढ़ बैठने का मतलब बहुत अलग है, इसके मतलब 2 है। एक तो होता है कि आप विधानसभा अटेंड करोगे या नहीं करोगे, वो बैठना है, वहाँ बैठेंगे, उसमें शामिल ज़रूर होंगे, क्योंकि अपने हल्के के लिए लड़ेंगे कहाँ, वो लड़ने के लिए एक मंच है, वहाँ जाके लड़ेंगे। और एक बैठना होता है, वहाँ फ्लैट ले लिया जो सरकारी मिलता है, परिवार के साथ शिफ्ट हो गए, गाँव वाले अनदेखो ना, वो नहीं बैठेंगे। मेरा मानना ये है, गांव जो भी गांव देहात है, लोगों के बीच में रहेंगे। 5 साल के लिए हम किसी ने अगर नौकर बना दिए तो नौकर बन कर दिखाऊंगे, उनके बीच में रह के काम कराएंगे, उनके बीच में रह के बिना पर्दे के आमने सामने बैठ कर बातें सुनेंगे। भाई तेरी क्या समस्या है? अगर आमने सामने हमारे फ़ोन से काम होने वाला होगा तो तुरंत 2 स्पॉट उनके सामने फ़ोन मिलाओ, झूठ मत बोलो उनको। जितना काम बस का वो करो, जितना बस का नहीं है मना कर दो, ताकि वो कहीं ना कहीं से और अपना इंतजाम कर ले। तो विकास की जो आप बात करते हो, जो काम 5-5 साल में लोग कर रहे हैं, वो 1 महीने में ही करके दिखाऊंगे, क्योंकि अपने अंदर जुनून है, युवा है, यूथ है, थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान भी है। बहुत सारे धक्के खा लिए पिछले 12 साल में, लगभग 5000 से प्लस तो जो देहाती और सामाजिक प्रोग्राम हो यार, वो अटेंड कर लिए। उन तक कहीं ना कहीं तक ज्ञान की वृद्धि हुई है। घाट का पानी पी रहे हैं, घाट के टिकड़े खा रहे हैं। तो इस बात से यही है, विकास 100% होगा, लोगों के बीच में रहकर होगा, लोगों की राय लेकर होगा। लेकिन अरस ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये बातें बड़ी अच्छी हैं। इसके अलावा इन सब से अलग एक चीज़ है, आजकल की जो राजनीति वो बड़ी महंगी हो गई है। इन आर्थिक संसाधनों को कैसे जुटा पाओगे? देखो, आर्थिक संसाधनों की अगर हम बात करते हैं ना, तो हम टिकट खरीदा, हमारा रुपया बच गया, एक तो ये 5-10 करोड़ रुपये तो ये बच गए ना, हम दारू पे वहाँ 5-10 करोड़ रुपये ये बच गए। हमारा काम के व्हीकला का तेल, गाँव जाना,
भाई जो अपनी तरफ पाओगे उन तो रोटी पानी खिलाना, पोस्टर बैनर छपवाना, पोस्टर बैनर गांव गांव में जिसा मजबूत भाईचारा मनीषा लागा हमारे पर लोट पड़े कोई आप छपवा देंगे। बात आ गई गाड़ी घोड़िया की, इसमें भी भाईचारे ने इतनी सहानुभूति दे रहा कि भाई कितनी गाड़ी चाहती हो हम हाथरी गए, हमारा काम है अपनी गाड़ी का तेल भी खुद पुगाने की करे। तो मेरा मानना ये हो चुनाव हर शिकारा ना लड़े भाई, ये चुनाव गोवाना हल्का लड़ेगा, और जब गोवाना हल्का चुनाव लड़ेगा तो हमारे ऊपर मेरे हिसाब से दबाव आओ को। जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे यही बात करेंगे अब की बार तो जनता चुनाव लड़ेगी, गोवाना चुनाव लड़ेगा। 2-3 लोगों से मैं मिल के आया हूँ, इंटरव्यू 2-4 दिन में आपको देखने को मिलेंगे, वो यही कहते हैं भाई अब की बार तो जनता चुनाव लड़े, जनता आगे कह रही है भाई साहब आप लड़ो हम आपके साथ खड़े हैं। भ्राता श्री मैं आपको एक बात बताता हूँ, हो सकता है वे भाई भी ठीक कह रहे हो, लेकिन कथनी और करनी में फर्क होता है, ये तो आप भी मानोगे। जो लोग बन के काम करके दिखाएंगे वे काम तो हम करके बनने के लिए खड़े हो रहे हैं। 1000 से ज़्यादा बेटियों की शादियाँ करवा चुकी टीम हरस शिकारा, 150 से ज़्यादा बेटियों के बात भर चुकी, किसी के पाटड़े पर खड़ा होकर देखो को नेता मंत्री खड़ा होया है आज थी। दूसरी बात 50 करोड़ रुपए की नगद, ये मान लो इतने लंबे रनिंग टाइम में लोगों की मदद कर चुके हैं। 4 से 5 हज़ार घर परिवार वे बसवा चुके जिनके घर में पीने के लिए पानी के मटके तक नहीं था। जब जिस टाइम पर कोरोना आया दुनिया अपने घर बढ़ गई थी, भीतर बढ़ गई थी, कोरोना वाले दिखे भी नहीं थे, ये नेता मंत्री सब मास्क लाए आंडे थे ना, उस टाइम पर शिकारा ने पहले दिन से मास्क बांटने की शुरुआत की थी। 57,000 मास्क सबसे पहले हमने बांटे थे पहले डेट में। जो महिलाएं हैं कहीं आने जाने लायक थी नहीं, क्योंकि उस टाइम कोविड था, सैनिटरी पैड हमने बांटी थी ताकि महामारी ना फैले। ये चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत जल्दी फैलती हैं। उस टाइम पर 5 लाख आदमियों को भोजन हमने बांटा था। उस टाइम पर ऑक्सीजन सिलेंडर तक हमने बांटे थे। उस टाइम पर लगभग हज़ारों आदमियों को बेड हमने दिलवाए थे जब हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी। और तो और क्या बताऊँ आपको, राजस्थान की एक बहन थी जिसको अपनी माता जी की लाश लेने के लिए फरीदाबाद आना था। राजस्थान सरकार ने अपने बॉर्डर तक की जिम्मेदारी दे दी, यहाँ तक की पर्ची आगे की हरियाणा की आपको लेनी पड़ेगी अगर आप लाश लेकर आओ। एकली बेटी गाड़ी में खुद ड्राइविंग करते हुए आती, और मैं थका हुआ था, 3-4 दिन सोए हुए हो गए थे, 3-4 दिन से लगातार सेवाओं में लगे हुए थे। उसका फ़ोन मेरे पास आता, भैया आप कैसे भी करके मेरी माता जी की जो डेड बॉडी है उसको राजस्थान बॉर्डर तक पहुंचवा दो, हरियाणा में आपको आने देंगे, वहाँ से मैं ले जाऊँगी, वहाँ से आगे की मेरे पास परमिशन है। मैं थका हुआ था, मैं बोला बहन मेरे से एक्सीडेंट हो जाएगा, मैंने बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आप एक काम करो मेरा नंबर लिखो, आपको कहीं पुलिस प्रशासन रुकवाती है आप ये बोलना आरस शिकारा की मैं बहन हूँ और मेरी माँ की डेड बॉडी लेने के लिए जा रही हूँ। उस लड़की का मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। उस लड़की का कॉल आया मेरे पास शाम को कॉल आया, तो वो बोलती है भाई साहब मन्ना अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर लिया, मेरी माँ की डेड बॉडी लेकर आएगी, 9 जगह मैं रखवाई, 7 से 9 जगह, 7 बताई थी या 9 जगह। और बिला जीवन में मैंने पहली बार ऐसा कोई इंसान देखा जिसका नाम लेते ही पुलिस प्रशासन ये कहती है शिकारा की बहन है, रास्ता दिलवाऊं फिर मैं जाने दिया। किसी ने ये भी नहीं कहा कि आपकी परमिशन है या नहीं। अगर इज्जत और नाम किसी ने कमा रखा हो तो भाई साहब आप जैसा कमा रखा हो। ये शब्द मेरे नहीं थे, उस बहन के थे। अच्छा एक बात बताओ, चंडीगढ़ पहुंच गए आप, हल्के ने आपका साथ दिया, ये मान लेते हैं आप चंडीगढ़ चले गए, वहाँ जाके आप सत्ता के साथ बैठोगे, बीजेपी के साथ बैठोगे, कांग्रेस के साथ बैठोगे, इंडिपेंडेंट जो आवाज़ आप अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चर्चित हो इसी तरीके से अपना इंडिपेंडेंट जो है वो आवाज़ उठाओगे। देखो मोहित भाई ये एक बंद पिटारे की चीज़ें होती है, ना आप बता सकते ना हम बता सकते। मैं तो आपने बैठा दिया, सरकार का थोड़ी बेरा किसकी बनेगी। पहली मैंने पूछा है भाई बीजेपी की बनती उनके साथ जाओगे नहीं जाओगे, या कांग्रेस की बनती उनके साथ जाओगे नहीं जाओगे, विपक्ष में रहोगे, क्या करोगे? मैं बड़ी चीज़ ये बताता हूँ, हमने अपने हल्के का विकास करना, विकास के लिए हमने आवाज़ उठानी है। किसी की पूर्ण बहुमत से सरकारी बनती है फिर तो हम क्या करेंगे, हमारी उनको क्यों ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें आप और हम ये मतलब मेरा मानना ये अभी तो चर्चा का विषय ही नहीं है। हम हमारी जिम्मेदारी जो लगाएगा समाज ने बोल दिया भाई इंडिपेंडेंट लड़ना है, निर्दलीय लड़के उड़े पहुंच गए, और उसके बाद भी जीतने के बाद सबसे पहले समाज के बीच में आकर धन्यवादी दौरा करेंगे और उनसे ये पूछेंगे आगे की न्यू बताओ भी करना के है। तुम पढ़े लिखे हो मारते ज़्यादा हो, क्योंकि पढ़ा लिखा इसलिए तुम्हें पता कौन होता जो कड़ा हुआ हो। ये बुजुर्ग जो हैं जो सफ़ेद पगड़ी पहरे रहे हैं, जिन हमने माना बूढ़ा हो लिया था उतना के बेरा वे कड्डे ओढ़ हैं, उन तब बुझ जाएंगे। तुम बता दो आड़ा पहुंच गए जन्यू कहोगे भाई विपक्ष में बैठना विपक्ष में बैठांगे, सरकार के साथ बैठना सरकार के साथ बैठा है, फैसला सरोमन जो होगा उनका होगा। तो मतलब हल्का तय करेगा भाई सत्ता के साथ या विपक्ष के साथ। पहला ऐसा कोई आप विधानसभा का चुनाव देखोगे और पहला ऐसा कोई विधायक देखोगे जिसका सब कुछ तय या जनता करेगी, हम नहीं करांगे। अच्छा जनता से जिस तरीके से आपने बताया 600-700 लोगों से आप मिल लिए, क्या कॉन्फिडेंस आया उनसे बातचीत करके, है कुछ कि भाई पब्लिक कह रही है और अब की बार जो बाजी पार हो जाएगी?
600-700 आदमी अन्यू जरूर कोई बे छोरा एक नंबर का है, बोला गणा बढ़िया, मुद्दे गणे बढ़िया ठावा, काम गणे तगड़े कर है, तेरे वर्गे काम करनी है कोई नहीं। यह बात जनता का है, लेकिन उस अगली कुछ जनता जो है फिर वो परसेंटेज में बैठ जाए। कुछ आदमी ने न्यू कही है भाई यो हारता कोई नहीं मलिक साहब है, मैं क्यों नहीं हारता था, इसका कारण क्या बोला भाई राम ने भी कोई नहीं हाराना, हम बीचा वहाँ पर बोला लास्ट में कुल मिला के वो बने जा है कि समत का देनी है। चुनौती कौन होगा इसमें, मतलब बीजेपी चुनौती है, कांग्रेस चुनौती है, या कोई और इंडिपेंडेंट है वो चुनौती मान रहे हो, किसको चुनौती मान रहे हो? हमारा कोई चुनौती नहीं, हमारा कार्य है अपना इलेक्शन लड़ना साफ सुथरा। हमने ना कांग्रेस था ना बीजेपी था ना किसी अन्य दल थे, किसी भी दल से कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ना किसी ने चुनौती मानते। हमारी मेहनत होगी, हमारा मेहनत हमारा भाग है, अगर हम मेहनत ठीक दिशा में कर रहे होंगे और हमारी मेहनत पार होगी हम बन जाएंगे। अगर हमारे बस की मेहनत करना नहीं होगा तो भाई कोई दूसरा बन जाएगा, ज़्यादा मेहनती होगा। तो ये लड़ाई जो है गोल्ड मेडल की है, सिल्वर मेडल की है? देखो आप अपने को एक ही चीज़ पसंद है, या तो पहला नंबर या कोई नंबर ही ना हो। तो ये रस्सेकारा हैं, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया है और गोवाना से चुनाव ये जो है वो लड़ने जा रहे हैं। और पिछले दिनों जो चर्चा है लगातार कि नायब सैनी हो सकता, वो गोवाना से चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। उनके लिए एक सर्वे करवाया गया, उसमें गोवाना उनके लिए सबसे सेफ सीट जो है वो चुनी गई है। अरस अगर ऐसा होता है कि सीएम साहब जो हैं वो गोवाना से चुनाव लड़ते हैं, फिर आपने मुंह की बात बोल दी, बहुत लोगों ने ये बोला था तो चुनाव क्यों लड़े हूँ न बता दूँ। हमारे को भी कहीं ना कहीं आस ये है कि भाजपा की तरफ से जो चुनाव लड़ने के लिए आएंगे वो भाजपा के सीएम साहब आएंगे, वो दे गैला लड़ना हमने भी पसंद नहीं, लड़ाएंगे तो ठाटे गैला लड़ाएंगे, इसीलिए गोवाना लगा चुना था। मेन बात ये है, अब आपने फोड़े दी लोग आगे बताए दी, मैं तो ये चाहूँ था टिकट मिलने के बाद बतावा, यानी कि टिकट फाइनल होने के बाद जब यहाँ से जो सीएम साहब की भाजपा की उनकी टिकट फाइनल हो जाए फिर बताऊँ भाई इस हमारे अड्डे तो पर्चा भरया था, वो क्या लड़ना ना चाहती। ठीक है, तो ये रस्सेकारा थे, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।